तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन और एसी जनरेटर। पिछला आप सेल्फ इंडक्शन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे तो ये क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉयल है जिसकी वजह से एक कॉयल में करंट चेंज होता है, दूसरी कॉयल क्या करती है, उसके चेंज को अपोज करती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, द फिनोमिना ऑफ the property of two coil by virtue of which one coil opposes any change of current in another coil। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पे है इस कॉइल में I1 करंट चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। सपोज मान लिया इसमें हम क्या कहते हैं कि इसमें फ्लक्स इंड्यूस होगा। आपने पढ़ा ना फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस। यहाँ पे क्या होगा, ये I1 करंट जब चेंज होगी तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो इसका फ्लक्स चेंज होगा। तो इसको अपोज करने के लिए क्या करता है, अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करता है। ठीक है, अब कैसे होता है बेटा, देखिए इसके अंदर जो फ्लक्स आएगा φ2 दूसरी कॉइल में, n मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो N2 इंटू φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I1 के, इसके करंट के। जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कांस्टेंट आएगा, यहाँ आ जाएगा MI1। ठीक है, कई बार इसको लिखा जाता है M12। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन 1 ड्यू टू कॉइल 2। ठीक, तो हमारा बेसिक फार्मूला ये है। ठीक, अब अगर इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिलेगा, N2 d∅2/dt इक्वल टू M12 आपका कांस्टेंट है di1/dt। ठीक है, अब ये क्या है आपका, सिंस E इज इक्वल टू माइनस एन d∅dt, EMF आप पढ़ चुके हैं फैराडे लॉ में। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, EMF बराबर माइनस M12 di1/dt। मीन्स आप कह सकते हैं इसके अंदर जो EMF आएगा अपोज करने के लिए माइनस M12, ये हो जाएगा I2 माइनस I1 अपॉन डेल्टा टी। M12 अब ऐसे अगर इस कॉइल में करंट चेंज होती तो इसमें EMF इंड्यूस होता, यहाँ पे उसको हम कहते हैं M21। तो चूँकि M12 इक्वल टू M21 होता है। ठीक है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, इसकी भी बेटा यूनिट क्या होगी, हेनरी। ठीक है, यूनिट इसकी भी क्या होगी, हेनरी। ठीक, अब देखिए इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ द EMF इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल इज यूनिटी। जब पहली कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 होगा तो दूसरी कॉइल में जो EMF जनरेट होगा दैट इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पूछा जाए कि दो सर्कुलर रिंग्स हैं। ठीक है, एक के अंदर दूसरी रखी हुई है। ठीक है, आपको क्या बताना है, म्यूचुअल इंडक्शन इन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, टू कॉइल्स, टू कंसेंट्रिक कॉइल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2। ठीक है, यहाँ पे क्या R2 इज ग्रेटर देन R1। ठीक है, R2 यहाँ पे क्या है, बड़ा है। ठीक है, R1 को बड़ा कर लीजिए, R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक, फाइंड म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इफ current in coil 1 is I1। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पे क्या आ गया क्वेश्चन बेटा, एक आपकी कॉइल ऐसी है जिसका रेडियस क्या है, R1 है, एक कॉइल इसके अंदर रखी है जिसका रेडियस क्या है, R2 है। ठीक, इसमें I1 करंट आपकी सपोज चेंज हो रही है। ठीक है, I1 करंट इसमें चेंज हो रही है। अब देखिए बेटा, अभी हमने पढ़ा फ्लक्स क्या होता है, N∅ इज इक्वल टू M इंटू आई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इस वाले अंदर वाले में ये जनरेट होगा इसके करंट चेंज की वजह से। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें हम करंट लिख देंगे I1
और ये क्या हो जाएगा N2 इंटू φ2। अब φ2 क्या हो गया बेटा, फ्लक्स क्या होता है, सिंस फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0। चूँकि यहाँ पे देखेंगे अगर इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे क्या हो गया अंदर की तरफ, और इसका एरिया वेक्टर भी अंदर, तो दोनों बीच का एंगल क्या हो गया 0, इसलिए क्या लिख दिया गया बी ए कॉस 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ द रिंग के लिए आपने क्या पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए पढ़ा है, ए इज़ द रेडियस। ठीक, तो यहाँ पे हम रख देंगे तो N2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 2। ठीक, अब यहाँ N2 क्या है, 1 टर्म है कि दूसरी कॉइल में टर्न तो एक ही है, इसलिए 1 लिख देंगे, 1 इंटू बी की जगह पे हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई R1, ये करंट कौन सी होगी I1, इंटू एरिया किसका होगा बेटा, सेकंड कॉइल का। सेकंड कॉइल का एरिया क्या होगा, पाई R2² इक्वल टू M इंटू I1। ठीक है, उसको चाहे तो M21 लिख सकते हैं। यहाँ I1 क्या हो गया, कट गया, तो आपको मिल जाएगा M इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू पाई R2² अपॉन R1। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R2² अपॉन R1, ये हो जाएगा आपका म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल रिंग सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक, तो इस तरह से इसका अब कई बार पूछा जाता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कोएक्सियल सोलेनॉइड्स कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कोएक्सियल सोलेनॉइड हैं दो, एक के ऊपर दूसरी आपकी, जैसे मान लीजिए एक कॉइल आपकी ऐसी, ठीक, इसमें मान लो नंबर ऑफ टर्न क्या है N1। ठीक है, स्मॉल n1 इज द नंबर ऑफ, दूसरी कॉइल इसी एक्सिस पे ऐसे, सेम एक्सिस पे दूसरी कॉइल ऐसे है, मान लीजिए दूसरी कॉइल आपकी ऐसे लपेटी हुई है। ठीक, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न है N2। हम सपोज कर ले रहे हैं कि N1 में करंट क्या चेंज हो रही है I1, N1 में करंट क्या होगा चेंज I1, तो क्या लिखेंगे, बाय म्यूचुअल इंडक्शन फ्लक्स इससे आएगा दूसरी कॉइल में, तो N2 इंटू φ2 इज इक्वल टू क्या होगा M21 इंटू I1, करंट किसकी चेंज हो रही है I1 की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखिए, सिंस φ2 इज इक्वल टू क्या होगा, φ2 आपका होगा B इंटू ए इंटू कॉस 0। अगर आप ध्यान दें बेटा तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, ऐसे, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, साउथ टू नॉर्थ अंदर और नॉर्थ टू साउथ बाहर। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ बाहर और साउथ टू नॉर्थ अंदर। अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे की तरफ है, एरिया ऑफ रिंग क्या होगा उसी की तरफ। ठीक है, एरिया वेक्टर, रिंग का एरिया वेक्टर ऐसे इधर की तरफ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हम क्या रखेंगे, cos 0 हो गया, यहाँ पे हमारा क्या है N2 इंटू φ2, अब सॉरी φ2 की वैल्यू हमने निकाला B है। अब B क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, इस सोलेनॉइड की पहले की, और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है म्यू नॉट N इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे, तो B की जगह होगा म्यू नॉट N1 क्योंकि पहले की मैग्नेटिक फील्ड है इंटू I1। ठीक है, इंटू cos 0 हो गया 1। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, दिस इम्प्लाई दैट N2 इंटू φ2 आ गया म्यू नॉट N1 इंटू I1 इक्वल टू होना क्या चाहिए M12 इंटू I1 ने मार दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा आपका बेटा ये, और इंटू एरिया हमने यहाँ पे छोड़ दिया शायद, एरिया इंटू ए। ठीक है, इंटू ये ए और है। ठीक, अब एरिया देखिए, एरिया की वैल्यू रख दीजिए म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू एरिया हो जाएगा पाई R2²। ठीक है, इक्वल टू M12। अब N1 को हम लिख सकते हैं क्या, कैपिटल N1 बाई L, तो म्यू नॉट कैपिटल N1 बाई L इंटू N2 इंटू पाई R2² इक्वल टू M12। ठीक है, सॉरी M21 लिखा गया था तो M21 हो जाएगा, ये M21। ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्शन आप इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से आ गया आपका M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R2² अपॉन L, ये निकल के आ जाएगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, तो इसी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन है, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा। आप फार्मूला बिल्कुल याद रखिएगा, इन पर आपको रीजनिंग भी पूछी जा सकती है। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे AC जनरेटर। AC जनरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, AC जनरेटर क्या होता है, ऐसी डिवाइस है दैट विल कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, AC जनरेटर क्या है आपका,
क्या है, द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, यानी एनर्जी कंसिडरेशन यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पीछे मैं आपको बता चुका हूँ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली है क्या, वह कहता है EMF इक्वल टू -N dφ/dt। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा बेटा, अब ये तो हो गया आपका क्या करता है, AC जनरेटर मतलब अल्टरनेटिंग करंट को जो प्रोड्यूस करे, ठीक, वो करता है क्या, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, फैराडेज का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ क्या कहता है कि जब भी किसी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पे EMF जनरेट होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें AC जनरेटर में क्या क्या होता है, इसमें इसके बेसिक पार्ट्स जो हैं, इसमें 2 मैग्नेट होंगे। ठीक है, आपके 2 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख देंगे, ये है आपका नॉर्थ पोल, ठीक, एक में क्या होगा ऐसे इधर साउथ पोल, इसके बीच में एक आर्मेचर कॉइल होगी, ये सिलेंड्रिकल आर्मेचर कॉइल होती है। यहाँ पे ये फुल रिंग कम्यूटेटर्स लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा होगा फुल रिंग कम्यूटेटर, ये पीछे से आया हुआ है, इस तरह से आपको दिखना चाहिए। ठीक है, ये एक दूसरे को यहाँ टच नहीं करेगा। ठीक है, चलिए मैं अलग अलग बनाया दे रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे फुल रिंग कम्यूटेटर्स ऐसे बना सकते हैं आप। ठीक, ये फुल रिंग कम्यूटेटर्स होते हैं, इनके साथ लगे रहेंगे कार्बन ब्रशेस और इनको हम लोड से लगा देंगे। ठीक है, लेवलिंग देख लिए, ये क्या होता है बेटा, स्लिप रिंग या फुल रिंग कम्यूटेटर। ठीक, ये होते हैं आपके कार्बन ब्रशेस। ठीक, और यहाँ पे एक एक्सेल लगी होगी। ठीक है, इनके अबाउट ये मान लो ऐसे आपका इस तरह से रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से। किससे, ओमेगा वेलोसिटी से कॉइल को हम रोटेट कराएंगे बीच में। जैसे मान लिया आपका ये सिलेंड्रिकल कॉइल है, इसको मैट के बीच में रख के ऐसे रोटेट कराया जा रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, जब कॉइल को हम ऐसे रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड जाती है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब आप रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, ओमेगा रोटेट कराने पे इससे पास करने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। इसके अंदर आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर कॉइल में क्या होगा बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हम कॉपर वायर लपेटते हैं। सॉफ्ट आयरन इसलिए हम लेते हैं क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट करता है, तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है। इसके बाद जैसे देखिए ये कॉइल आपकी जब ऐसे रहेगी तो इसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी, जब ऐसे हो जाएगी तो क्या होगी, एकदम कम जाएंगी यानी 0 जाएगी। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक, सॉफ्ट आयरन किस लिए यूज किया जाता है कि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर से पास हो पाए, ताकि फ्लक्स चेंज मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमको फ्लक्स चेंज करा के EMF जनरेट करना है। ठीक है, तो आर्मेचर कॉइल है, इसको जब इसमें रोटेट कराते हैं, अब इसको रोटेट कराने के लिए यहाँ पे क्या होगा, आगे टरबाइन लगा देते हैं, कई बार पानी गिरा के करते हैं, कई बार जहाँ हवा अवेलेबल होती है उससे हवा से चलाते हैं, तो हम मैकेनिकल एनर्जी करके इसको रोटेट कराते हैं और रोटेट करा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करते हैं। ये फुल रिंग कम्यूटेटर होता है। अगर इसमें फैराडे का हम लगाएं राइट हैंड रूल तो देखिए FBI फादर मदर चाइल्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ये हो गया फोर्स, ये हो गया करंट। जब ये कॉइल ऊपर जाती है तो इस पर करंट किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ। जैसे देखिए ये इसमें करंट हो गई ऊपर की तरफ। ठीक, ये ABCD। ठीक, और इसमें देखेंगे तो इसमें करंट किधर आएगी, नीचे, क्योंकि ये जब रोटेट हो रहा है तो ये जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है नीचे। ठीक है, ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक, अब जब ये हैंड यहाँ पहुँचता है तब क्या होता है, इसका टर्मिनल चेंज हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पहुँचेगा, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर, और इसमें नीचे। ये वाला जब यहाँ पहुँचेगा तो इसमें हो जाएगी नीचे, और ये वाला यहाँ पहुँचेगा तो इसमें क्या हो जाएगी, ऊपर। तो यहाँ पे ऐसे क्या होता है, जब कॉइल ऐसे रोटेट होती है आपकी तो अल्टरनेटली प्लस माइनस बदलता रहता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे AC करंट जनरेट होती है। यहाँ पे क्या लगा होगा, फुल रिंग कम्यूटेटर। जब आप DC में जाएंगे तो यहाँ हाफ रिंग कर देंगे और कोई खास अंतर है नहीं।
अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कैसे हम डायरेक्शन पता करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक, डायरेक्शन किससे बताएंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है, अब देखिए इसकी वर्किंग अगर देखें, व्हेन कॉइल रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक, तो बेटा फ्लक्स यहाँ क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब यहाँ रख देंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ए कॉस ओमेगा टी। अब अगर इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ जाएगा, डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी हम सिंस EMF क्या पढ़े हो, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस साइन के साथ रखेंगे तो EMF हमारा क्या मिल जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। जो EMF जनरेट होगा वो क्या होगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। चूँकि साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी कैसे फंक्शन होते हैं, साइनोसॉइडल फंक्शन है। ये क्या होते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक माइनस, यानी अल्टरनेटिंग EMF इस तरह से जनरेट होता है। ठीक है, अब बेटा हम इसका ग्राफ देखेंगे क्या होता है। आप समझ गए होंगे कार्बन बेसिस क्या होते हैं, इससे अटैचमेंट बनाए रहते हैं ताकि कांटेक्ट बना रहे, इस पर स्लिप करती रहती है रिंग। ये फुल रिंग कम्यूटेटर है, यानी अल्टरनेटिंग करंट देगा आपको, नॉर्थ टू साउथ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देती है। बाकी मैंने आप बता दिया। आप देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, कि अल्टरनेटिंग कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक, यहाँ पे बेटा हमको मिल गया EMF जो हमारा जनरेट हुआ वो क्या मिला, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी फॉर मैक्सिमम ई। तो ई मैक्स कितना क्या आपका, दैट इज एन बी ए ओमेगा। ठीक है, मैक्सिमम क्या होगा, एन बी ए ओमेगा। ठीक, यानी कई बार ये आपको ऐसे लिखा मिलेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पे ई नॉट आपका क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। अब इसका अगर हम ग्राफ क्या करें बेटा, तो साइन का ग्राफ आपने देख रखा है कैसे बनता है। ये अगर हम कहते हैं टी है, ये ओमेगा है, सॉरी ये साइन ओमेगा टी है। तो साइन ओमेगा टी देखें अगर, तो यहाँ पे हम EMF के साथ बनाते हैं। तो टी की वैल्यू जब 0 रखें हम, टी की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा टी हमें निकालना है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी। दैट इज जब टी 0 रखेंगे हम एट टी इज इक्वल टू 0, तो 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू 0 हो गई, यानी ये आ गया 0। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम रखें t/4 वेयर t इज़ द कंप्लीट टाइम पीरियड टू रोटेट 1 राउंड। एक राउंड पूरा रोटेट कराने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। उसी के टर्म में मैं निकाल रहा हूँ, तो कहते हैं हम t/4, क्या कहें यहाँ पे हम t/4। तो अगर वहाँ पे t/4 रखिए इसकी जगह पे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी इंटू t/4, ये 2 2 जा 4 पाई यानी π/2। ठीक है, अगर वैल्यूज़ आपको नहीं आता तो आप मेरा जनरल मैथमेटिक्स इन फिजिक्स का लेक्चर देख सकते हैं। ये आ गया π/2 मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री पे बेटा क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू 1, तो यानी ये आ जाएगा मैक्सिमम, यानी एन बी ए ओमेगा। फिर हम क्या रखते हैं t/2, t/4 में t/4 ऐड करेंगे, t/2 आ जाएगा। t/2 रखेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, ये आपका पाई आ जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 0, फिर आपने रख दिया t। ठीक है, 3t/4 फिर रखेंगे आप 3t/4। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई बाई टी इंटू t/3t/4, ये टी कट गया 2, यानी ये 3 पाई बाई 2, यानी पाई प्लस π/2। ठीक, अगर आप 180 प्लस थीटा में जाएंगे तो साइन क्या होता है, निगेटिव, यानी आ जाएगा माइनस एन बी ए ओमेगा। ऐसे आप फिर जाएंगे टी पे फिर से आएगा 0, फिर आएगा आपका 5t/4, फिर से आपका मिल जाएगा 1। ठीक, तो इस तरह से अगर हम इसका ग्राफ देखें बेटा तो कैसे बनेगा, ये 0 हो गया, ये हो गया t/4, ये हो गया t/2, ये हो गया 3t/4, ये हो गया t। ठीक,
अब जीरो पे क्या मिला है आपको, जीरो, जीरो हो गया। मैक्सिमम क्या मिला आपको, एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, तो ये हो गया मैक्सिमम T/4 पे, ठीक। फिर मिनिमम कहाँ पे, T/2 पे। फिर क्या आ गया, माइनस वैल्यू, माइनस एन बी ए ओमेगा, वो कहाँ जाएगा आपका, एन बी ओमेगा देखेंगे यहाँ पे माइनस वैल्यू, यहाँ पे ये T/4। तो इस तरह से क्या हो गया आपका, ये माइनस मैक्सिमम वैल्यू। तो इसी तरह से आपका AC क्या होगा, ऐसे प्लस माइनस करते हुए चलता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, अल्टरनेटिंग EMF, ठीक है। तो आपको समझ में आई होगी इतनी बात। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों में शेयर करें, ठीक है। थैंक